Welcome back once again to Legal Edge by Top Rankers. Today is a very important day. We are going to start a new series that is Top 10 NLUs in India Scholarship Guidelines. So students, आप सब तैयारी कर रहे हैं क्लास 2024 की and soon you will get your dream NLU. NLUs में एडमिशन के बाद सबसे important चीज जो हमें बॉदर करती है that is your fees. And कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते. सो दे लुक फॉर ऑल काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स व्हिच आर अवेलेबल इन दीज एनएलयूज, बट कंप्लीट डिटेल्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है. सो hi everyone, this is Priyanka, senior mentor from Legal Edge, bring towards you this series which can help you in availing scholarships, and it has total of 10 videos starting from episode number 1, NLSIU Bangalore. So students, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर आप सब जानते हैं इंडिया का टॉप नंबर 1 एनएलयू है और सब बच्चों का सपना है इस एनएलयू में पढ़ने का. पर जब फीस की बात आती है, लोकेशन, एक्सपेंसेस, सब लोग स्कॉलरशिप सर्च करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट financial aid policy of NLSIU Bangalore, as well as I have covered Aditya Birla scholarship also in this video, which is very important. So stay tuned till the last. Okay. So starting from top 10 NLUs of India, I have picked up first NLU, that is NLSIU Bangalore. So we are starting the financial aid policy of 2015, which was revised in 2021. And this policy covers three types of scholarship. First scholarship है university aid, second है external aid और third है third party aid. University aid का मतलब ऐसी स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, उसकी मैनेजमेंट भी यूनिवर्सिटी देखती है. एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स का मतलब कि यूनिवर्सिटी इसकी मैनेजमेंट देखती है, बट इसको प्रोवाइड कोई एक्सटर्नल पार्टीज कर रही हैं. वो गवर्नमेंट हो सकती है, कोई एल्यूमिनाइज हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं. ओके. नाउ थर्ड पार्टी एड, जो कि यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट जरूर करती है, पर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी फंडिंग दूसरी पार्टीज करती हैं. ओके. सो हम इन तीनों स्कॉलरशिप्स को ध्यान से समझेंगे और इनमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स कवर्ड है वो देखेंगे. ओके बच्चों. अब सबसे पहला तो फाइनेंशियल एड, यानी आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है एनएलएसआईयू बैंगलोर में, वो क्या क्या आपको चीजें मिल सकती हैं. पहली चीज, आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता है एज अ ग्रांट. ओके. आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं वो लोग एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. फिर उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिल सकती है आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर होने के लिए. फीस आपकी वेव हो सकती है, कंप्लीटली भी वेव हो सकती है, कुछ पोर्शंस में भी अवेलेबल हो सकती है, और उसके साथ साथ एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं आपको. ओके. सो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट होगी, बट व्हेन वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स आपको सब कुछ समझ में आएगा. ओके बच्चों. सबसे पहले तो कौन इस फाइनेंशियल एड को अप्लाई कर सकता है, कौन कौन वो बच्चे हैं जो इस चीज के लिए एलिजिबल है. आपकी जो ग्रॉस फैमिली इनकम है, अगर 8 लाख रुपीज से कम है, तो आप यूनिवर्सिटी द्वारा फंडेड फाइनेंशियल एड के लिए एलिजिबल हो. ओके. नाउ बच्चों, नेक्स्टली कैसे अप्लाई करना है एनएलएसआईयू बैंगलोर में इस पॉलिसी के अंडर फॉर स्कॉलरशिप. सबसे पहले तो जब बच्चों के एडमिशन्स होते हैं, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन लेके आती है दैट वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फाइनेंशियल एड. ओके. सो जितने भी बच्चे हैं जिनकी ग्रॉस फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज से कम होती है, वो लोग इस एप्लीकेशन को फाइल करते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन फाइल करनी है टू द यूनिवर्सिटी. उनके फॉर्म्स कलेक्ट होते हैं, डेडलाइन होती है कि इस समय से पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है, और डेडलाइन के बाद फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं होते. ठीक है बच्चों. और ये जो फॉर्म है, ये आपको यूनिवर्सिटी पूरा फैसिलिटेट करके देती है, कैसे सबमिट करना है, कहाँ अवेलेबल होगा, सब कुछ उनकी नोटिफिकेशन में सब लिखा होता है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्टली, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, तो आपको फॉर्म के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं. कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं. सबसे पहला डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 3 financial years of the applicant's parents, spouse, guardians, all earning family members. ठीक है. सेकेंड जो डॉक्यूमेंट है वो है सैलरी स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 months फॉर ऑल अर्निंग फैमिली मेंबर्स. थर्ड है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 1 year. फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ फैमिलीज फाइनेंशियल एसेट्स, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल. आपको अपने फाइनेंशियल एसेट्स की सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ती है. फिर उसके बाद बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स के लिए इन उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स की डिटेल्स, उनके बैंक स्टेटमेंट्स की डिटेल्स. ठीक है. फिर उसके बाद जितना भी आपके मेन एक्सपेंसेस है उसके डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट भी लगते हैं.
अब स्कॉलरशिप्स देना जब यूनिवर्सिटी दे रही है तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, दैट्स व्हाई सो मेनी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड along with the financial aid application form. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, हाउ मच एड विल बी डिस्पर्स टू द एप्लीकेंट्स, यानी कि आपको कितने रुपए आपको मिलेंगे एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट, दैट डिपेंड्स. अब आपको पता है कि फाइनेंशियल एड पॉलिसी जो है इसको रेगुलेट करने के लिए एनएलएसआईयू बैंगलोर ने 5 से 6 लोगों की एक कमिटी बनाई हुई है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एड सिलेक्शन कमिटी. अब जितनी भी एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं उसमें ना उस कमिटी में एक स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर भी है, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट. अब जितनी भी एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं ये कमिटी उन एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं. ठीक है बच्चों. और उसके बाद जब वो एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाती हैं तो 5 से 6 स्लैब्स हैं जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है. पहला, या तो सिर्फ आपको स्टाइपेंड मिलेगी टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस, या तो आपको L1 लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स जो वो 30,000 पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स एंड नेक्स्ट में ज़्यादा, तो वो वाली लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको मिल सकती है. फिर T1 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप जिसमें आपकी जो फीस है ट्यूशन फी उसमें 25% ऑफ पैसे जो है 25% ऑफ फीस जो है वो वेव हो जाएगी. फिर T2 50% फीस आपकी वेव हो जाएगी. T3 75% फीस वेव हो जाएगी. सबसे अच्छी है T4 विच इज एप्लीकेबल टू ऑल दोज कैंडिडेट्स जो प्योरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं वो आर रियली नीडी, तो उनकी 100% ट्यूशन फी वेव हो जाती है. फिर TR1, फिर इसमें क्या होता है 100% ट्यूशन फी भी वेव हो जाती है और रेसिडेंस का भी 50% आपका वेव हो जाता है, मतलब आपके रहने का खर्च. ओके. नाउ TR2, यहाँ पे सेम चीज है 100% वाली बात. और TRS 100% वेवर ऑन ट्यूशन फी रेसिडेंट स्टाइपेंड सब मिलता है. तो TRS वाली जो स्कॉलरशिप है ये उन कैंडिडेट्स को मिलती है हु आर रियली रियली नीडी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी उनको एलिजिबल कैंडिडेट मानती है. ओके. सो आपको कुछ नहीं करना, जब आपका एडमिशन होगा फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, जब यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन लेके आएगी उसके बाद सारा काम यूनिवर्सिटी का एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड. ओके. अब फाइनेंशियल एड कमिटी जो है, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा मैम हम तो फॉर्म भर देंगे, हमको कब पता चलेगा कि हमको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं. फाइनेंशियल एड कमिटी जो है वो अपना डिसीजन सुनाती है 8 हफ्तों के अंदर. जिस दिन आपने फॉर्म भरा उस दिन से 8 वीक्स के बाद आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं ये बता दिया जाता है. ओके बच्चों. नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स पर. एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप्स होती हैं जो सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल दोनों लेवल्स पे अवेलेबल है. हो सकता है आपको इस बारे में ऑलरेडी पता हो सकता है नहीं पता हो, सो लेट अस सी. सो आपको मैं एक वेबसाइट का नाम बताने जा रही हूँ विच यू शुड चेक ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट इज scholarships.gov.in. This website is a sole website which covers all the details of the scholarships provided by government. Okay. So now students, सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा प्रोवाइडेड टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम. ये केवल SC स्टूडेंट्स के लिए है. फिर ST स्टूडेंट्स के लिए है नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स. ठीक है. फिर है पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम विद डिसेबिलिटीज, ये PWD कैंडिडेट्स के लिए है. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स फॉर माइनॉरिटीज जिसमें कवर होती हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स, क्रिश्चियन कैंडिडेट्स, सिख कैंडिडेट्स, बुद्धिस्ट कैंडिडेट्स, जैन एंड जोरास्ट्रियंस, पारसी. ओके. उसके बाद है बेटा सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, दैट इज स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड अबाउ 80% इन द रिलेवेंट स्ट्रीम फ्रॉम द बोर्ड of examination of class 12th of 10+2 pattern or equivalent are only eligible. Okay. उसके बाद है financial support to students of NER for higher professional courses, NEC merit scholarship. तो ये कौन प्रोवाइड करता है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. ठीक है. तो केवल और केवल ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है तो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ एनी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो परमानेंट रेसिडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो आप लोग इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ स्टेट स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं अब कवर करने जा रही हूँ.
दैट इज, अगर आप एमपी में रहते हो तो उनकी वेबसाइट की लिंक में यहाँ एमपी मिलेगा आपको, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। राजस्थान में यू हैव टू टाइप राजस्थान, उत्तर प्रदेश में यूपी। सो अलग अलग स्टेट जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। सो प्लीज चेक। यूजुअली जब आपका एडमिशन होगा सितंबर के अराउंड फॉर्म्स आते हैं इन स्टेट स्कॉलरशिप्स के, but please be active on these websites after admission if you belong to a particular state. Okay students, now nextly एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप मैं कवर करने जा रही हूँ, दैट इज आदित्य बिरला स्कॉलरशिप। वंस यू बिकम एन एबी स्कॉलर योर लाइफ विल टर्न अपसाइड डाउन। अब ये क्या खास है आदित्य बिरला स्कॉलरशिप में? बच्चों अगर आप एबी स्कॉलर हो ना, आपको ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्निशन मिलता है, पर एबी स्कॉलर बनना बहुत डिफिकल्ट है। सो लेट अस सी। सबसे पहले तो आदित्य बिरला स्कॉलरशिप जो है, जब किसी कैंडिडेट को मिल जाती है तो ना सिर्फ उनका इस तरह से रिकॉग्निशन होता है, उनकी पिक्चर्स क्लिक होती हैं ऑल ओवर न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, सब जगह पब्लिश होती हैं, बल्कि आपके रिज्यूम में चार चांद लग जाते हैं। सो बच्चों प्लीज, चाहे आप इसके लिए एलिजिबल हो, चाहे आपके पास टाइम हो नहीं हो, एडमिशन होने के बाद एक बार जरूर ट्राई करना। ओके। सो एबी स्कॉलर बनने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहती हूँ कि कौन से एनएलयूज इस स्कॉलरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से एनएलयूज में ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, और इस स्कॉलरशिप को अवेल कैसे करना है। ओके। तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूटेड इन 1999, ये स्कॉलरशिप चालू हुई थी 1999 में। एक एस्पिरेशनल स्कॉलरशिप है, यानी जो इंडिया के हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। ये भारत के 22 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड की गई है, जैसे बिट्स पिलानी, आईआईटीज, आईआईएम्स, एक्सेलराई, बट हमें मतलब है केवल एनएलयूज से। तो कौन कौन सी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आदित्य बिरला स्कॉलरशिप अवेलेबल है? दैट इज 5 एनएलयूज। सबसे पहला नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी बैंगलोर, यानी एनएलएसआईयू बैंगलोर। फिर उसके बाद नालसार हैदराबाद। फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस कोलकाता। फिर उसके बाद गुजरात एनएलयू। फिर उसके बाद जोधपुर एनएलयू। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम कितने बच्चों को ये स्कॉलरशिप देते होंगे, क्योंकि ये तो एक प्राइवेट स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म है। सो बच्चों टोटल 100 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं 5 एनएलयू से। 20-20 स्टूडेंट हर एनएलयू से सिलेक्ट होते हैं। नालसार से 20, एनएलएसआईयू से 20, जोधपुर से 20, जीएनएलयू से 20 और कोलकाता से 20। अब ये जो 20-20-20 बच्चे हैं, ये सिलेक्ट कैसे होते हैं हम उस पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके ड्रीम एनएलयूज हैं। आई हैव पुट अ पिक्चर सो दैट यू मे ऑलवेज ड्रीम टू अचीव दैट एंड हार्ड वर्क फॉर दिस। ओके। तो सबसे पहले तो स्कॉलरशिप मिलती कितनी है? लॉ कैंडिडेट्स को मिलती है 1.80 लाख, 1,80,000 रुपए आपको मिलते हैं। आदित्य बिरला स्कॉलरशिप जो है अकेडमिक फीस भी कवर करती है, एज वेल एज आपके हॉस्टल फीस भी कवर करती है। लॉ के लिए INR 1,80,000 पर एनम और फीस एट एक्चुअल्स विच एवर इज लोअर। ठीक है, वो आपकी कवर होगी। एबी स्कॉलर में सिर्फ स्कॉलरशिप जरूरी नहीं है, एबी स्कॉलर बनना ही एक बड़ी बात होती है। ओके। नाउ हाउ टू अप्लाई। मैंने जैसे बताया 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे। प्रोसीजर क्या है कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते हैं तो स्टूडेंट्स जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, उनके स्कोर्स के हिसाब से, उनकी रैंकिंग्स के हिसाब से, और वो खुद अगर चाहते हैं तो डीन को, अपनी यूनिवर्सिटी के डीन को एक फॉर्म सबमिट करते हैं, दैट इज द बेसिक फॉर्म, दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म विच इज रिलीज बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड हो रही हैं। ओके। नेक्स्टली सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ ऐसा है। 180 स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनेजमेंट, 160 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम लॉ। जैसे मैंने बताया 5 यूनिवर्सिटी, एक में से 20 बच्चे। ओके, विल बी सिलेक्टेड। अब इन बच्चों को क्या करना है? पहले तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया। उन एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी एप्लीकेशन रिसीव होती हैं पांचों एनएलयू से, उन 100 स्टूडेंट्स को लिखने पड़ते हैं एसेज। अब उसमें से भी हो सकता है दे विल शॉर्टलिस्ट। अब जो एसेज लिख रहे हैं ना, वो एसेज रिव्यू होते हैं बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। आपको ऐसे का टॉपिक भी आदित्य बिरला ग्रुप ही देता है, उस ऐसे को रिव्यू भी आदित्य बिरला ग्रुप के पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स करते हैं। अब जो आप ऐसे लिख रहे हो वो ऐसा वैसा ऐसे नहीं होता, वो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके।
अब जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एसेस रिव्यू करते हैं, उसके बाद क्या होता है बेटा, कि जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिनके ऐसे सिलेक्ट हो गए। और ये इंटरव्यू एक छोटी चीज नहीं है, ये इंटरव्यू एक बहुत बड़ी चीज है, ये मुंबई में होता है। इसमें आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, कैंडिडेट्स, यूनिवर्सिटी के लोग, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, दे ऑल विल बी प्रेजेंट। और ये मुंबई में होता है इंटरव्यू। ओके। सो आपको वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके जाना होता है इंटरव्यू में। और उसके बाद आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो आप एबी स्कॉलर बन जाते हो। सो मैं कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहती हूँ। 2023 में जेएनएनयू गांधीनगर में अभिरामी रामचंद्रन ऋषभ and Samyukta, these all were the candidates who were selected as a AB scholar. Then Nalsar University में these four, NLSIU Bangalore में two, Prem Vinod and Rishabh, NLSI नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर में ये तीन, और WBNUJS कोलकाता में चार बच्चे। सो ये है 2023 के स्कॉलर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्टली आदित्य बिरला की अगर आदित्य बिरला ग्रुप की अगर आप वेबसाइट देखोगे, तो इतने सारे सालों में इतनी सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड हो रही हैं, और आपको इनकी अपडेट्स के लिए रेगुलरली इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो वीडियो सीरीज है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। आपके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहला, एडमिशन के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, हो सकता है आपको TR1 के अंदर मिल जाए और आपकी 100% फीस वेव हो जाए, और आपकी ग्रॉस फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो प्लीज एडमिशन के बाद फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म भरना। और उसके साथ साथ जो स्टेट स्कॉलरशिप्स हैं, जो सेंट्रल स्कॉलरशिप्स हैं, वो आती हैं कब, सितंबर अराउंड, जून जुलाई से आप अपडेटेड रहना। ओके बच्चों। उसके बाद नेक्स्टली हमारे पास कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप। और ये सिर्फ स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है कि आपके पैसे माफ हो जाएंगे या फिर आपकी फीस, आपको लोन मिल सकता है, ग्रांट मिल सकता है, स्टाइपेंड, लिविंग एक्सपेंसेस। ये स्कॉलरशिप ऐसी है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे आफ्टर क्लियरिंग योर लॉ कोर्स, आपका इंटरव्यू टॉप पे रहेगा। यानी आपको माना जाएगा कि नहीं, शी रोटा ऐसे और ही रोटा ऐसे, दे वर सिलेक्टेड, रिव्यूड बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड दे आर सिलेक्टेड, दे हैव समथिंग इन देम। सो प्लीज इसके लिए भी अप्लाई करना, स्टेट स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट से अपडेटेड रहना। मैं आपको ये जो PDF है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड करवा दूंगी फॉर मोर डिटेल्स। एंड let's meet again for our next video, that is scholarships provided at NALSA. I hope these series will be useful for you. Wish you all the best for your exam.